रिकॉर्डिंग भी प्रारंभ कर लेते जी हैं। हाँ, बढ़िया है, आवाज आ रही है। ठीक है भैया, मंगलाचरण कर लेते हैं। आज बहुत दिन से वैसे ही चल रही थी क्लास। ओम सहना तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। कल जो हमने देखा था, न्याय के 4 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। यहाँ तक हम देख चुके थे। इसी को आगे बढ़ाएंगे। अब प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? ये प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण किया जा रहा है यहाँ पर। किम पुनः प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष क्या है? साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। साक्षात्कारिणी जो प्रमा है उसका जो करण है, करण हम देख चुके थे, साधक तमम करणम बताया है। जो साधकों में भी जो उस कार्य के प्रति जो साधक है, उनमें भी जो साधक तम है, अतिशयता से साधक है, वही करण होता है। तो जो साक्षात्कारणी प्रमा होती है, यानी कि यथार्थ ज्ञान जो साक्षात्कार करती है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इत्यादि आगे आएंगे, तो उसके द्वारा वस्तु का अथवा जिस चीज का जो करण है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। साक्षात्कार सा उच्यते, साक्षात प्रमा उसे कहते हैं, या इंद्रियजा जो इंद्रिय से उत्पन्न होती है। जुड़ी है कोई? ये बालिका को बता दीजिए, ये मैसेज करने में लगी है, नहीं चल रहा है। साक्षात्कारणी प्रमा उसे कहते हैं जो इंद्रिय से उत्पन्न होती है। वो 2 प्रकार की होती है, सविकल्पक और निर्विकल्पक भेद से साक्षात्कारणी प्रमा 2 प्रकार की होती है। तस्याह करणम त्रिविधम, उसके जो करण हैं वो 3 प्रकार के हैं। कदाचित इंद्रियम, कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्षः, कदाचित ज्ञानम। जो साक्षात है उसके कितने करण हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। अब दिखा दी, ओके, देर दिखा सवेर दिखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो साक्षात्कारिणी प्रमा होती है उसके करण कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कदाचित इंद्रियम, कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, कदाचित ज्ञानम। उसके बाद जितना आप ये ध्यान रखिएगा, इसके करण 3 प्रकार के होते हैं। कभी इंद्रिय उसका करण बन जाता है, साक्षात्कारी का कारिणी प्रमा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण बन जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे, ये फिर से लिखा है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, अथवा ये पीडीएफ मिल जाएगी तो उसमें दिख जाएगा। कदा इंद्रिय करणम, पहले बोला कि इंद्रिय करण बनता है, कभी ज्ञान करण बनता है, कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष बनता है। तो अब पूछ रहे हैं इंद्रिय कब करण बनता है? चलिए, कोई लैपटॉप से चलाने की सामर्थ्य नहीं है ना इंटरनेट के पास, इसलिए इंटरनेट में प्रॉब्लम है। मैंने लैपटॉप से जोड़ा था तो नहीं हो पाया। यदा निर्विकल्पक रूपा प्रमा फलम, निर्विकल्पक रूप में प्रमा फल होती है, उस समय निर्विकल्पक रूपी प्रमा जब फल होती है उस समय इंद्रिय करण बन जाता है। क्योंकि साक्षात्कारी प्रमा का करण प्रमाण है और साक्षात्कारी प्रमा के 3 करण हैं। कभी इंद्रिय करण बनता है और कभी ज्ञान करण बनता है। इसको फिर हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे तो अच्छे, फिर जान लीजिए, इसका अर्थ समझ लीजिए पहले। यदा रूपा प्रमा फलम, जब निर्विकल्पक रूपी प्रमा यानी कि निर्विकल्पक ज्ञान फल के रूप में होता है, तब इंद्रिय जो है कारण बनती है। इसमें आगे निर्विकल्पक और सब है, ये भी होगा, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, निर्विकल्पक वो होता है, जैसे निर्विकल्पक में क्या होता है,
इसको चार्ज लगा लेते हैं मोबाइल को, 1 मिनट। अरे भाई पीछे हो जा। एक मिनट, थोड़ा सा ये, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो मैं निर्विकल्पक, आवाज इत्यादि सब ठीक है? तिरछा नहीं हो पा रहा है, अच्छा ऐसे हो जाएगा, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आज सब बढ़िया चल रहा है। तो निर्विकल्पक क्या होता है ये देख लेते हैं। निर्विकल्पक ज्ञान और सविकल्पक ज्ञान क्या होता है। जैसे कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर टेबल में कोई चीज है, और मेरी जो इंद्रिय आंख है उसका इसके साथ संयोग बना, मेरी नजर पड़ी उसमें और मुझे पता चला यहाँ पर कोई वस्तु रखी है। उसका मुझे ना वस्तु का कोई ज्ञान है, ये वस्तु कौन सी है, और ना ही उसका नाम पता है। तो ये निर्विकल्पक ज्ञान हो जाएगा। निर्विकल्पक के बाद सविकल्पक ज्ञान होता है। उसके बाद जब फिर मैं उसको देखूंगी, उसके बाद अच्छे से देखूंगी तो मुझे पता चलेगा ये यहाँ पर पेन है या ये इस चीज की किताब है। तो जब उसका नाम, जाति इत्यादि पता चल जाती है, आगे इसका दिया है, मैं पहले ही बोल रही हूँ। तो प्रमा फलम, जब निर्विकल्पक रूपी प्रमा निर्विकल्पक ज्ञान फल होता है, उस समय इंद्रियकरण होता है। तथा ही आत्मा मनसा संयुज्यते मनः इंद्रियेण इंद्रियम। उस समय क्या होता है, जब निर्विकल्पक ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ये यहाँ पर दिया गया है। आत्मा जो होती है मन से संयुक्त होती है, क्योंकि जो हमारे अंदर चैतन्य है, जो आत्मा है, वो जब तक किसी चीज का ज्ञान करने की इच्छा व्यक्त नहीं करेगा तब तक हमारा मन जो है कार्य नहीं करेगा। आत्मा मन को से संयुक्त होता है, मन इंद्रिय से संयुक्त है। इंद्रिय मतलब हमारे शरीर के जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, मन जो है उनसे संयुक्त होकर के ही कोई भी चीज होती है। तो जब मन इंद्रिय से संयुक्त होता है तब दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद इंद्रिय अर्थेन, इंद्रिय जो है अर्थ के साथ, यानी कि जो जिस चीज को हमने देखना है उसके साथ इंद्रिय संयुक्त होती है। जैसे देखने की क्रिया है, कहीं पर कोई चीज होगी तो पहले आत्मा जो है मन से संयुक्त होकर के मन को प्रेरित करेगा कि उस चीज को, उसका ज्ञान करना है, वो क्या चीज है। उसके बाद मन आंख नामक इंद्रिय के पास जाकर के, आंख नामक इंद्रिय से संयुक्त होकर के ये कार्यक्रम करेगा। वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद फिर इंद्रिय जो है अर्थ के साथ संयुक्त होकर के, यानी कि जिस चीज का हमें ज्ञान करना है उसके साथ संयुक्त होकर के तब जाकर के पता चलेगा कि ये कोई वस्तु है। ये हो गया निर्विकल्प ज्ञान के 3 स्टेप हो गए, कैसे प्राप्त होता है। इंद्रियाणाम वस्तु प्राप्य प्रकाश प्रकाश प्रकाशकारित्व नियमात, इंद्रियाणाम यानी कि इंद्रियों का वस्तु को प्राप्त करके प्रकाशित करने के नियम के कारण, यहाँ पर शब्दार्थ ये होगा, लेकिन मतलब जो इंद्रिय होती है वो वस्तु को प्राप्त करके ही प्रकाशित कर सकती है। यानी कि कोई टेबल पर चीज रखी है, हमारी नजर कहीं दूसरी साइड को है, आंख नामक इंद्रिय का उस वस्तु के साथ सन्निकर्ष नहीं हो पाया, आंख उससे नहीं जुड़ पाई, तो फिर वो प्रकाशित नहीं हो पाएगी। भले ही वो वस्तु है, आंख भी है हमारी, लेकिन जब तक वस्तु को प्राप्त नहीं कर लेती है इंद्रिय, तब तक वो प्रकाशित नहीं कर पाती है। ततो अर्थ सन्निकृष्टेन इंद्रियेण निर्विकल्पकम नाम जात्यादि योजनाहीनम वस्तुमात्रा अवगाही किंचिद इदम इति ज्ञानम जन्यते। जो मैंने पहले ही बोला निर्विकल्प ज्ञान क्या होता है, वह ततो अर्थ सन्निकृष्टेन इंद्रियेण, यानी कि अर्थ से सन्निकृष्ट इंद्रिय, यानी कि उस वस्तु के की तरफ इंद्रिय की नजर गई, मतलब आंख संयुक्त हुई उस वस्तु से, तो
नाम जाति आदि योजनाहीनम, यानी कि ये वस्तु क्या है और इसका नाम क्या है, ये किस काम की है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं हुआ। इतना पता चला कि यहाँ पर वस्तु है। तो वस्तु मात्र अवगाही किंचित, कुछ है ये, ऐसा जो है ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी को निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं। तस्य ज्ञानस्य इंद्रिय करणम, उस ज्ञान का, यानी कि उस निर्विकल्प ज्ञान का जो करण होता है वो क्या होता है, इंद्रिय होता है। अब उदाहरण दिया है छिदायाह, छिदायाह इव परसु, जिस प्रकार से छिदा, छिदा मतलब होता है काटने की क्रिया का जो करण है वो कौन होता है, परसु। इंद्रियार्थ सन्निकर्षो अवांतर व्यापार, जिस प्रकार छिदा में परसुकरण होता है, उसी प्रकार से उस जो निर्विकल्प ज्ञान है उसका जो करण होता है वो इंद्रिय होती है। और इंद्रियार्थ सन्निकर्षो अवांतर व्यापार, इंद्रिय का सन्निकर्ष उस वस्तु के साथ, इसको अवांतर व्यापार बोलेंगे। एक तो यहाँ पर इंद्रिय है, उसके बाद यहाँ पर वो वस्तु है, इंद्रिय इससे संयुक्त हुई, ये ज्ञान हो गया। ठीक है, निर्विकल्प ज्ञान हो गया, ये वस्तु है, ऐसा हो गया परसुकरण। ठीक है आरती जी, तो यहाँ पर ये इंद्रिय जो है, ये इंद्रिय हो गई, ठीक है, और ये ज्ञान हो गया। अब इसके बीच जो व्यापार हो रहा है इंद्रिय का, इसके साथ जो संयोग हो रहा है, इसको हम बोलेंगे अवांतर व्यापार। ठीक है, छिदाकरणस्य परसोह इव दारु संयोग, छिदा के करण परसु का जिस प्रकार से, दारु मतलब होता है लकड़ी से, संयोग होता है, जब संयोग होगा तभी तो कटेगा, तभी कट छिदा नामक कार्य होगा। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार छिदा के करण परशु का जब लकड़ी से संयोग होता है, उसी प्रकार ये जो इंद्रिय है इसका ज्ञान से संयोग होने के बीच जो ये अवांतर व्यापार है, जो बीच का कार्य है, वही अवांतर व्यापार कहलाता है। तो इसमें उदाहरण के तौर पर छिदा वाला उदाहरण दे दिया। परसु, जब पहले परसु हो गया करण, उसके बाद कर्तन क्रिया हो गई या ज्ञान हो गया जो भी है, और उसके बीच जब ये परसु का जब उस दारू से, लकड़ी से जब संयोग होगा तभी काटने की क्रिया हो पाएगी, तो ये बीज का अवांतर व्यापार हो गया। इसी चीज को उस माध्यम से समझाया है। निर्विकल्पम पकम ज्ञानम फलम, निर्विकल्प ज्ञान फल हो जाता है। और जिस प्रकार से परसु का जो फल होता है वो छिदा, यानी कि जो करण नामक जो परसु औजार का जो फल प्राप्त होता है वो लकड़ी कट जाती है। तो उसी प्रकार से जब हमारी इंद्रिय क्या बनती है, करण बनती है, अवांतर व्यापार होता है, संयोग, और उसके बाद फिर जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये वस्तु है ऐसा ज्ञान मिलता है, तो ये उसका फल हो गया इंद्रिय का, और बीच में अवांतर व्यापार हो गया। तो ये सरल ही होगा वैसे, फिर लास्ट में एक बार फिर से हम सारांश के तौर पर देखेंगे तो समझ आ जाएगा। अगर आवाज इत्यादि में कुछ गड़बड़ हो तो आप बोल के कहिएगा, ठीक है। बनते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये बता दीजिए। क्वेश्चन बनाएंगे, अब मैंने अभी वैसे इससे तो क्वेश्चन देखे नहीं है, लेकिन हो सकता है जैसे जब इंद्रिय करण बनती है तो उसका फल क्या होता है, ऐसा आ सकता है, या निर्विकल्पक ज्ञान का करण क्या है, ऐसा हो सकता है। बनाएंगे, कोशिश करेंगे तो पता लग जाएगा कैसे बनते हैं। हमें तो समझना है ना, जैसे हम 6, 7, 8 में वो किताबों को पूरा कहानी पढ़ लेते थे, प्रश्न आते थे, कर लेते थे, वैसा ही यहाँ पर भी करना है। हम रट रू तोता बन के मतलब खाली रटते पढ़ते हैं ना, वो फिर वहां जा करके कंफ्यूजन हो जाता है। समझेंगे, इसको अंदर ग्रहण करना है ना हमें। समझ में ये आया नहीं आया आपको, इंद्रिय कब कारण बनती है? इंद्रिय कब कारण बनती है आपको समझ में आ गया? जब निर्विकल्प ज्ञान होता है उस समय इंद्रिय करण होती है। इंद्रिय ज्ञान का साधन होता है ना, करण मतलब साधन, वही साधक तमम करणम, जो अतिशय साधक है वो करण है, क्योंकि इंद्रिय इसलिए करण है, बिना इंद्रिय के संभव ही नहीं है ये वस्तु है ऐसा जानना। बस सिंपल सी बातें होती हैं ये।
यदा निर्विकल्पक अंतरम सविकल्पकम। अब मैंने बोला निर्विकल्पक के बाद सविकल्पक ज्ञान होता है, ठीक है। ये बहुत ही सामान्य उदाहरणों से, हमारे जीवन से जुड़े हुए उदाहरणों से इनको समझाया जाता है। हम लोग पढ़ते नहीं है इसलिए कठिन लगता है। यदा निर्विकल्पक अनंतरम सविकल्पकम नाम जाति आदयो नाम जाति आदि योजनात्मकम डित्थो अयम, ये थो होना चाहिए था, ब्राह्मणो अयम श्यामो अयम इति विशेषण विशेष्य अवगाही ज्ञानम उत्पद्यते तद इंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणम। यहाँ पर यो हो रखा है, थो होना चाहिए था, तदा इंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणम। अब कह रहे हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, पहले 3 प्रकार के बताए ना करण कौन कौन से होते हैं। तो एक करण हो गया इंद्रिय। हमने देख लिया कि इंद्रिय कब करण होता है। इंद्रिय करण तब होता है जब सकल्प ज्ञान, निर्विकल्प ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस समय इंद्रिय करण बन जाता है। उसके बाद दूसरा जो करण बताया था इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण। तो अब कह रहे हैं जब निर्विकल्पक के बाद सविकल्पक ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैंने अभी सविकल्पक की व्याख्या की थी। जैसे पहले तो हमने ये वस्तु है हमने जाना, उसके बाद हमें पता चला कि ये वस्तु जो है इसका नाम पेन है, ये लिखने के काम आती है, ऐसा ज्ञान हमें हो गया, तो ये सविकल्पक ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है नाम जाति इत्यादि योजनात्मक, ये डित्थ है। डित्थ मतलब होता है कोई लकड़ी का पुतला टाइप का। ब्राह्मणो अयम, यह ब्राह्मण है, यह श्याम यानी कि काला है, ये सफेद है। इस प्रकार से विशेषण विशेष्य अवगाही ज्ञान उत्पन्न होता है जब, तब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण बन जाता है। हमें पीछे जाना है, ज्ञान के स्टेप अभी मैं अगली स्लाइड के बाद ही आ जाएगा, तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जब निर्विकल्पक के बाद सविकल्पक यानी कि नाम जाति इत्यादि, ये डित्थ है, यह ब्राह्मण है, यह श्याम है, ऐसा विशेषण विशेष से युक्त ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, तब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो होता है करण बन जाता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का मतलब है इंद्रिय, ठीक है। इंद्रिय तो आप सभी समझते हैं, अर्थ जिसका ज्ञान करना है, वस्तु जो भी है। और सन्निकर्ष का मतलब होता है इसकी समीपता या इसका इससे जुड़ना, जुड़ाव, यही सन्निकर्ष है। तो इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष होना कब करण बनता है ज्ञान का, तो वो करण तब बनता है जब सभी की प्राप्ति हो जाती है। सिंपल है। निर्विकल्पकम ज्ञानम अवांतर व्यापारः सविकल्पक ज्ञानम फलम। अब जब इंद्रिय, पहले तो इंद्रिय सन्निकर्ष करण बना, उस समय निर्विकल्प ज्ञान। अब इंद्रिय से हम एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष। जब इंद्रिय से अर्थ का सन्निकर्ष करण के रूप में होगा और फल सविकल्प ज्ञान होगा, तो बीच में क्या बचा, निर्विकल्प ज्ञान। यही जो है अवांतर व्यापार हो जाएगा। इस निर्विकल्प ज्ञान के माध्यम से ही सविकल्प ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए ये बीच का व्यापार हो जाएगा। यदि ये वस्तु है करके हमें पता नहीं चलता, तो फिर ये वस्तु का नाम पेन है कैसे पता चलता। यही बातें हैं इसमें। लास्ट में फिर से देखेंगे तो शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हुआ। इसके बाद अब ज्ञान कब करण बनता है। ओके जानकी जी, ज्ञान कब करण बनता है। यदा उक्त सविकल्पानंतरम हानोपादान उपेक्षा बुद्धयो जायन्ते तदा निर्विकल्पकम ज्ञानम करणम। जब उक्त सविकल्पक के बाद, पहले निर्विकल्पक हुआ, उसके बाद सविकल्पक हुआ, अब पता चला कि ये वस्तु पेन है, ठीक है। अब हान, उपादान और उपेक्षा समझो, बस शब्द का अर्थ पता चल जाएगा तो कभी गड़बड़ नहीं हो। हान का मतलब होता है त्याग, ठीक है। उपादान मतलब ग्रहण करना, उपादान लक्षणा में भी आपने देखा होगा, लेना। और उसके बाद उपेक्षा होता है, जैसे मेरी उपेक्षा कर रहा है कोई व्यक्ति, मतलब तटस्थ रह रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है हमसे, या कोई यहाँ पर वस्तु रखी है, मैं इसकी उपेक्षा करके आगे बढ़ गई हूँ, मुझे आवश्यकता ही नहीं थी इस वस्तु की, तो मैं इसकी तरफ मैंने देखा भी नहीं, यानी कि इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। मुझे पता है यहाँ पर पेन गिरी है या यहाँ पर किसी के 100 रुपए गिरे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, मैं तटस्थ हूँ उसके प्रति, तो ना मैं उसको लूंगी ना
उसको त्याग करूंगी, उसके प्रति सोचूंगी नहीं और तटस्थ हो जाऊंगी, इसको बोलते हैं उपेक्षा। ठीक है, त्याग, हान, उपादान और उपेक्षा। अब जो है हम इसका विधिवत समझते हैं। जब सविकल्पक ज्ञान होता है, ठीक है, सविकल्पक ज्ञान हो गया, अब ये वस्तु ये है होगी, अब यहाँ पर पेन थी वस्तु, ठीक है, अब मुझे पेन की आवश्यकता होगी तो मैं उसको ले लूंगी, मुझे पेन की आवश्यकता नहीं होगी तो मैं नहीं लूंगी। और अगर वो पेन चलने वाली नहीं होगी तो फिर मैं उसको न लूंगी न त्यागूंगी, उसकी उपेक्षा कर दूंगी, यानी कि तटस्थ रहूंगी उस पेन के विषय में। तो इस प्रकार तब ज्ञान कब कारण बनता है, ये निर्विकल्पक की बात हो रही है। ज्ञान कब कारण बनता है, जब सविकल्पक के बाद इस प्रकार की बुद्धि जागृत होती है, यानी कि वस्तु का हमें पता चल गया वस्तु ये है, हमने उसको ले लिया या उसको छोड़ दिया या उसकी उपाधि उपेक्षा कर दी, तो फिर निर्विकल्पक ज्ञान यहाँ पर कारण बन जाएगा। अभी इसके तुरंत बाद ही इसका चार्ट है तो उससे समझ में आ जाएगा आपको। अब उस समय निर्विकल्पक ज्ञान जो होता है बीच में आ गया तो ये अवान्तर व्यापार हो जाएगा, क्योंकि निर्विकल्पक के बाद सविकल्पक ज्ञान हुआ, सविकल्पक के बाद फिर हान, उपादान, उपेक्षा की बुद्धि जागृत हुई, तो फिर उस समय निर्विकल्पक ज्ञान जब करण के होता है तो उस समय सविकल्पक ज्ञान क्या होता है, अवान्तर व्यापार होता है और फल होता है हान आदि बुद्धयः फलम। हान, उपादान और उपेक्षा को हान आदि बुद्धयः, इसमें बहुवचन लगा है तो तीनों का ग्रहण करेंगे। हान, उपादान और उपेक्षा रूपी जो बुद्धि होती है उसको लेना, त्यागना और उसकी उपेक्षा करना रूपी जो बुद्धि की उत्पत्ति होती है उसको ही फल कहेंगे। ठीक है, तज्जन्य तज्जनको अवान्तर व्यापार, यानी कि उसके द्वारा उत्पन्न और वह मतलब कि जो, इसको आगे जब उदाहरण देखेंगे तब समझेंगे। यथा कुठार जन्य कुठार दारु संयोग कुठार जन्य छिदा जनक। अब यहाँ पर कह रहे हैं कुठार जन्य कुठार दारु संयोग, यानी कि तज्जन्य, किससे जन्य, उस ज्ञान से जन्य, कुठार दारु संयोग, जिस प्रकार से परशु और दारू का संयोग हो गया और कुठार के द्वारा उत्पन्न वो छिदा का फल हो गया, वो दोनों जो है क्या हो जाएंगे, अवान्तर व्यापार हो जाएंगे। उसी प्रकार से उस जो इंद्रिय रूपी करण है उससे तज्जन्य जनको, उससे जनक यानी कि उसके द्वारा उत्पन्न, यानी कि उसका इंद्रिय और वस्तु का संयोग और उससे उत्पन्न फल यानी कि वो ज्ञान, वो भी जो है निर्विकल्पक नहीं क्या हो जाएंगे, अवान्तर व्यापार हो जाएंगे। उस इंद्रिय द्वारा जन्य वो संयोग जो है, यानी कि इंद्रिय और उस अर्थ वस्तु रूपी का संयोग और जो उससे उत्पन्न निर्विकल्पक ज्ञान है वो भी अवान्तर व्यापार हो जाएंगे, क्योंकि जो हान, उपादान, उपेक्षा की जो बुद्धि होती है उसमें वो तभी उत्पन्न होगी, उसके मूल में जो है इंद्रिय है, इंद्रिय का जब सन्निकर्ष हुआ, संयोग हुआ, उसके बाद फिर अवान्तर व्यापार के बाद फिर वो ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये ज्ञान बीज में हो जाएगा, क्योंकि जब इंद्रिय का सन्निकर्ष होगा तभी तो हान, उपादान, उपेक्षा की बुद्धि उत्पन्न होगी। तो ये इसका अभिप्राय ये है, इससे कोई प्रश्न इत्यादि देखा नहीं है, एक उदाहरण के तौर पर ये बता दिया, इससे बाद आगे बढ़ेंगे। अत्र कच्चिद आह, किसी ने कहा है यहाँ पर, सविकल्पकादीनाम अपि इंद्रियम एव करणम, सविकल्पक इत्यादि यानी कि सविकल्पक जो ज्ञान होता है उसका भी इंद्रिय करण होता है। हमने क्या पढ़ा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण होता है। यावंती तो अवान्तरा, एक मिनट इसको हटा लेते हैं, अवान्तरालिकानि सन्निकर्षादीनि तानि सर्वाणि अवान्तर व्यापार इति। किसी ने कहा है कि सविकल्पक आदि में भी जो सविकल्पक ज्ञान होता है उसमें हमने कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण बनता है, लेकिन ये किसी ने ये कहा कि सविकल्पक आदि में भी
इंद्रिय ही करण बनता है जब, और उस बीच क्या होता है, स्पर्श आदि सभी कुछ अवांतर व्यापार होते हैं। यानी कि जो बीच में सविकल्प ज्ञान जब फल होता है तो उस समय इंद्रिय करण बनता है। तो इंद्रिय के बीच में फिर क्या 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 आ जाएगा, इंद्रिय और सविकल्प ज्ञान के बीच में निर्विकल्प ज्ञान भी और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी हो जाएगा। तो वो सब जो है अवांतर व्यापार हो जाते हैं, ऐसा किसी ने बोला है। आगे बढ़ते हैं हम, अब देखते हैं क्या है मैटर। अगर समझ में नहीं आया होगा तो अब समझ में आ जाएगा। ये 5 स्टेप हैं। किसी भी चीज को जब तक इंद्रिय से जब संयोग हो रहा है, उसके बाद ये हान उपादान उपेक्षा बुद्धि जागृत होने तक 5 स्टेप हो गए। तो पहले इंद्रिय जो है करण हो गया, उस समय अवांतर व्यापार हो जाएगा। करण अवांतर व्यापार फल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सभी कल्पकम प्रमा। ये कुछ किताब में से लिख करके दे रहे हैं, मैं व्यवहारिक तौर पर समझा रही हूँ। इंद्रिय, यहां से प्रश्न आया था। ठीक है ठीक है, आप समझ जाएंगे, आपके अंदर घुस जाएगा ना, तो आप प्रश्न कभी गलत करेंगे ही नहीं। इंद्रिय करण बनता है, इंद्रिय करण तब बनता है जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, उस समय अवांतर व्यापार होता है और ज्ञान सभी निर्विकल्प ज्ञान फल होता है। ठीक है, ये एक स्टेप ये पूरा हो गया जब इंद्रिय करण बनता है। बस इसमें हमने आगे बढ़ते जाना है। ये चित्र आपको याद, तब दिक्कत नहीं होगी। अब ये करण है अब, ठीक है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण है, तो उस समय सभी कल्प ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये बीज का अवांतर व्यापार, यहाँ पर मैंने लिखा भी है करण अवांतर व्यापार और फल। उसके बाद जब निर्विकल्प ज्ञान कारण बनता है, उसका फल ये हान उपादान बुद्धि। इसके बीच में अवांतर व्यापार हो गया सभी कल्प ज्ञान। तो यदि पूछा जाता है जब निर्विकल्प ज्ञान फल के रूप में होता है तो इंद्रिय कब, उस समय करण कौन होता है, इंद्रिय होती है। जब सविकल्प ज्ञान रूपी फल प्राप्त होता है, पहला फल ये है, दूसरा फल ये है, तीसरा फल ये है, और इसी क्रम में करण है, पहला करण, दूसरा करण, तीसरा करण। जब सविकल्प ज्ञान रूपी फल प्राप्त होता है तो उस समय इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण होता है। ठीक हो गया। और ये बीच में जो है वो अवांतर व्यापार हो जाएगा, बीच का व्यापार ही अवांतर व्यापार है। उसके बाद इस स्टेप को याद रखना आप लोग। और उसके बाद जब हान उपादान उपेक्षा की बुद्धि जागृत होती है, उस समय बीच में ये अवांतर व्यापार हो गया, ये निर्विकल्प ज्ञान करण हो जाएगा, निर्विकल्प ज्ञान साधन हो जाएगा। क्योंकि जब निर्विकल्प ज्ञान हुआ तभी वस्तु ये कौन सी है ऐसा पता चला। जब वस्तु है करके पता चला, तभी तो वस्तु क्या है ये पता चला, तब जो है ये आगे का स्टेप हुआ। तो ये किसी भी चीज के ज्ञान के इतने स्टेप हैं। क्योंकि क्या हम पढ़ रहे थे, जो वो है, क्या है, प्रमा है, उसके कारण के हैं। यानी कि ज्ञान के 3 कारण, ज्ञान किसी भी चीज का पूर्ण ज्ञान जब तक होता है तब तक 3 कारण, उसमें 3 कारणों के माध्यम से होता है। तो यही चीजें हैं। घुसेगा नहीं तो घुसाना पड़ेगा, ठीक है, सब घुस जाएगा, इसको ध्यान रखो। अभी कोई दिक्कत है ये कारण इत्यादि में? साक्षात्कारणी प्रमा की बात चल रही है, ये खाली साधारण प्रमा की नहीं चल रही है। साक्षात्कारणी प्रमा के 3 करण ये हमने देखा था, इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और ज्ञान। सारांश इतना ही है, साक्षात्कारणी प्रमा के 3 करण होते हैं, इंद्रिय करण, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और ज्ञान जो है करण होता है। फिर ज्ञान के 2 प्रकार बताए, सविकल्पक और निर्विकल्पक। और साक्षात्कारणी प्रमा वही ज्ञान है, तो उसके 2 प्रकार हो गए। इंद्रिय कब करण बनता है, वो ज्ञान कब कारण बनता है, यही बात है। बस है सिंपल ही, वही आगे उसको एक एक चीज को समझाया है, इसलिए इतना लंबा चौड़ा जाके लास्ट में सारांश वही निकलता है। यदि किसी को अभी भी प्रॉब्लम है ये
साक्षात्कारणी प्रमा के जो करण है वो कब कौन बनता है, तो फिर से समझा सकते हैं। और आवाज इत्यादि आज एकदम क्लियर होगी ना, आशा करती हूँ सुबह से ही बता चलेगा। दो दीदी, एक बार और ये बताइए। ठीक है। इंद्रिय कब करण बनता है? साक्षात्कारणी प्रमा के 3 करण होते हैं, ठीक है। साक्षात्कारणी प्रमा यानी कि जब इंद्रिय के साथ जिस समय साक्षात्कार होता है वो जो है साक्षात्कारणी प्रमा है, यानी कि साक्षात्कार के माध्यम से जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो साक्षात्कार का वही मतलब होता है ना, इंद्रिय के साथ उस वस्तु का साक्षात्कार हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से उसको देख लेंगे, वही साक्षात्कार हो जाएगा। तो उस साक्षात्कारणी प्रमा के करण बनते हैं 3। कौन कौन से? इंद्रिय करण, उसके बाद इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण और निर्विकल्प ज्ञान करण, ठीक है। अब ये तीनों कब करण बनते हैं ये बात है। इंद्रिय कब करण बनता है? जब इस यहाँ पर है निर्विकल्प ज्ञान जब फल के रूप में होता उस समय इंद्रिय करण बनता है। जो बीच में रहेगा वो अवांतर व्यापार हो जाएगा। इंद्रिय है और ज्ञान भी है, जब बीच में अवांतर व्यापार होगा इंद्रिय का उस अर्थ के साथ, यानी कि यहाँ पर वस्तु है, ये मेरी इंद्रिय, बहुत बेकार वाली इंद्रिय बन गई है, ये इंद्रिय है, और उसके बाद इस वस्तु का जब इंद्रिय के साथ, यानी कि जब आंख इससे जुड़ेगी तब ही ज्ञान हो पाएगा। ये वस्तु है भी तभी पता चलेगा जब आंख इससे जुड़ेगी, भले ही मुझे नहीं पता हो ये वस्तु क्या है। तो बीच में जो ये वाला व्यापार हो रहा है रास्ते में, वो हो जाएगा अवांतर व्यापार। ये इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष ही इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। ये अर्थ है, ये इंद्रिय है, इसके बीच में जो व्यापार होता है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है। इंद्रिय का अर्थ के साथ जुड़ना रूपी जो व्यापार होता है, ये पहले स्टेप में जब इंद्रिय करण बनेगी उस समय ये अवांतर व्यापार फल हो जाएगा। फिर बोला इंद्रियार्थ भी सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, अब वो कब बनेगा? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उस समय करण सविकल्प ज्ञान की प्राप्ति होगी, यानी कि ये वस्तु ऐसी है, ये इस वस्तु का नाम ये है, ऐसा पता चलेगा। उस समय इंद्रिय सन्निकर्ष करण के रूप में हो गया। ये करण के रूप में हो गया तो जब इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष हुआ, उसके बाद अगला स्टेप निर्विकल्प ज्ञान के रूप में पता हुआ, उससे अगला स्टेप जब ये वस्तु ये है करके सविकल्प ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस समय बीच में अवांतर व्यापार हो जाएगा निर्विकल्प ज्ञान, क्योंकि जब निर्विकल्प ज्ञान हुआ तभी सविकल्प ज्ञान हुआ। तो इंद्रियार्थ संकर्ष जब करण बन गया, यानी कि इस ज्ञान का साधकतम करण जो बन गया वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष बन गया, तो उस समय निर्विकल्प ज्ञान अवांतर व्यापार हो जाएगा, सविकल्प ज्ञान फल हो जाएगा। फिर तीसरी बात बताई, ज्ञान कब करण बनता है, यानी कि ज्ञान कब करण बनता है? तो जब 5वां स्टेप हो जाएगा उस वस्तु से साक्षात्कार हो करके, उसका अंतिम स्टेप हो जाएगा उस ज्ञान का कि इसको लेना है, छोड़ना है या इसकी उपेक्षा करनी रूपी, ऐसा फल जब प्राप्त हो जाएगा, ऐसी बुद्धि जब हमारी जागृत हो जाएगी, उस समय निर्विकल्प ज्ञान कारण बन गया और ये फल है। तो बीच में बच गया सविकल्प ज्ञान, ये बन जाएगा अवांतर व्यापार। अब शायद समझ में आ गया होगा। एक बार चिंतन करना है, कठिन नहीं है, और अधिक शायद प्रश्न भी कभी कभी बनते होंगे, समझ के रखेंगे तो कहीं से पूछ लो प्रश्न, क्या दिक्कत है। ठीक है, जानकी जी को तो समझ में आ गया और आरती जी को भी समझ में आ गया। कठिन वठिन कुछ नहीं है, इसको तो अपने व्यवहारिक चीजों से जोड़ जोड़ करके बताते हैं ना। उस समय जो ये लिखने वाले थे वो इतने हमारी तरह मॉडर्न और ये सब भी नहीं था ना, बस जीवन से जोड़ करके चीजों को वैसे ही लिखते जाते थे, उनका काम पढ़ना लिखना ही होता था। आजकल हमारा 10 चीजों का डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें इतना, हम तभी भूलते हैं। इंद्रियार्थयोः तु यह सन्निकर्षः, ये वो तो नहीं हो गया, देख अच्छा यही, इसके बाद यही था ना, देख लीजिए किताब में, मेरा गायब भी हो जाता है कभी कभी कुछ।
इंद्रियार्थयोः तु यह सन्निकर्षः हाँ, इंद्रिय और अर्थ का ये सन्निकर्ष, ठीक है, यही आएगा। इंद्रिय और अर्थ का यह जो सन्निकर्ष है वो साक्षात्कारिणी प्रमा का हेतु 6 प्रकार का है, ठीक है। ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष बताया, पहले इंद्रिय कब करण बनती है? इंद्रिय तो इंद्रिय है, इंद्रिय एक ही प्रकार की है, एक मतलब 11 इंद्रियां हैं, लेकिन वो है इंद्रिय ही। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। तो उसी को करें साक्षात्कारी प्रमा हेतु षड्विध। साक्षात्कारी प्रमा का हेतु जो हेतु या करण जिसे हम कह सकते हैं, वो जो इंद्रिया सन्निकर्ष होता एक है। पैराग्राफ है जी, एक पैराग्राफ है, तत्जन्या ततजन्य जन्य को अवान्तर व्यापारा यथा कुठार कुठार जन्य हम वो कुठार तो बोल दारू। चुकी हूँ ना, स्लाइड दिखाई, रुक जाइए 1 मिनट। वही मैंने जो रुक जाइए, इसको थोड़ा सा ऐसे करके, ये है ना, तज्जन्य जनको अवान्तर व्यापार यथा कुठार जन्य कुठार दारू संयोग। ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी एक बार बोला मैंने कि तज्जन्य जनक अवान्तर व्यापार, उसके द्वारा उत्पन्न और जन्य उसको उत्पन्न करने वाला और उसके द्वारा उत्पन्न, यानी कि जिस प्रकार से कुठार जो परशु होता है, परशु के द्वारा कुठार दारू संयोग और कुठार जन्य, कुठार के द्वारा उत्पन्न कुठार जन्य छिदा जनक, कुठार के द्वारा उत्पन्न छिदा का जनक, यानी कि कुठार जो है, कुठार और कुठार दारू संयोग, ये सब जो है इस बीच में क्या होते हैं? अवान्तर व्यापार। जिस प्रकार से हमने इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पढ़ा था, उसमें भी वो क्या बन रहे थे? अवान्तर व्यापार बन रहे थे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये अवान्तर व्यापार बन जाएगा, कुठार दारू संयोग और छिदा जनक, यानी कि कुठार दोनों जो है अवान्तर व्यापार हो जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। ये इतना वो नहीं है, ये वाला इम्पोर्टेंट। वर्ड तत् जन्य जनको वाला अवान्तर, इतना वर्ड एक बार समझा दो, इसमें दिक्कत होती है। जन्य मतलब जो जो उत्पन्न हो रहा है, जन्य, और जनक जो उत्पन्न कर रहा है, यानी कि इंद्रिय के द्वारा क्या उत्पन्न हो रहा है? इंद्रियार्थ संयोग उत्पन्न हो रहा है। जनक कौन है? इंद्रिय है। तो ये जो इंद्रिय और अर्थ का जो संयोग हो रहा है, वो और उसके द्वारा उत्पन्न, क्या उत्पन्न? उसके द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वो जो है अवान्तर व्यापार हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान के 5 स्टेप बताए हैं ना, मतलब हानोपादान उपेक्षा तक, उपेक्षा बुद्धि तक। तो यहाँ पर जैसे इंद्रिय होगी, इंद्रिय उत्पन्न संयोग, और फिर बीच में ज्ञान हो गया के द्वारा उत्पन्न, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। तो इस सब में जो है ये अवान्तर व्यापार हो जाएगा बीच का। यही है जन्य जनक। जन्य मतलब उत्पन्न, और जनक जो उत्पन्न करता है, वही बात है। आगे चलें, ठीक है, अब अच्छे से ठीक है, अच्छे से ठीक है। अब तो इंद्रियार्थोस्तु यह सन्निकर्षः साक्षात्कारी प्रमा हेतु स षड्विधः। ये पूरा बता दें आज, समवाय, संयुक्त समवाय, ये सन्निकर्ष जो है 6 प्रकार के, इसको खत्म करके समाप्त कर देंगे। वैसे सन्निकर्ष रटे होंगे सबने, ठीक है, सन्निकर्ष रटे होंगे। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो 6 प्रकार का होता है, याद सबको होंगे। अगर समझे नहीं है, अंदर नहीं घुसे हैं, तो इनको अंदर घुसा देते हैं। ठंडा भी काफी लग रहा है। तो इंद्रियार्थयोस्तु यह सन्निकर्ष साक्षात्कारी प्रमा हेतु स षड्विधः। इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है, इंद्रिय और यहाँ पर अर्थ, इसका जो सन्निकर्ष हो रहा है, इंद्रिय का अर्थ के साथ जुड़ना, ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो गया। ये 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तद यथा संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय समवेत समवाय, विशेषण विशेष्य भाव च इति। 6 प्रकार का सन्निकर्ष होता है। पहला संयोग,
संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत, समवाय समवाय, समवेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव, इस प्रकार से 6 प्रकार का होता है। अब हम दो चीजें समझते हैं। पहले तो संयोग क्या होता है। संयोग और संयुक्त होना एक ही बात है, ठीक है। और समवाय क्या होता है। चाय पी लो, कोई बात नहीं, पी लेंगे चाय भाई। मैंने पी ली चाय तो क्लास लेते लेते। तो संयोग क्या होता है। संयोग होता है, पहले ही बताया था, दो प्रकार के संबंध बताए थे, समवाय और संयोग संबंध। समवाय संबंध क्या होता है, जहां पर जो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, वो वाला जो समवाय संबंध होता है वो समवाय होता है। और जो एक दूसरे से कभी भी अलग हो सकते हैं, वहां पर यत् क्या होता संवेतम है। यत् संवेतम प्रत्यासन्नम अभद्रत सामर्थ्यम तत्समवायिकरणम। हाँ, समवायी कारण नहीं, समवाय संबंध की बात हो रही है अभी। कारण तो कारण ही है ना, वो हम देख चुके हैं। समवाय संबंध, जो दो प्रकार के संबंध भी बताए थे ना, समवाय संबंध और संयोग संबंध। संयोग का मतलब होता है जैसे जो चीज कभी भी सकते हैं, जैसे हाथ में पेन रखी है, उसको हम वो ऐसे तो नहीं जुड़ी है कि नहीं हटा सकते हैं, तो वो कभी भी हट सकता है, वो संयोग संबंध होता है। और उसी को संयुक्त होना कहते हैं, यानी कि जुड़ना, ठीक है। और क्योंकि ये आएंगे ना शब्द, तो इसलिए पहले ही कह दे रही हूँ, संयुक्त और संयोग एक ही बात है, मतलब जुड़ना। और समवाय और समवेत एक ही, जो समवेत संबंध से रहता है वो समवाय होता है, यानी कि जो कभी अलग नहीं हो सकते हैं वो समवाय होते हैं, ठीक है। अब आगे जब ये 6 प्रकार के सन्निकर्ष आएंगे, उस समय इन शब्दों का प्रयोग होगा, इसलिए जो है संयोग बता दिया। जो कभी भी हट सकता है वो संयोग है, और जो नहीं हट सकता है कभी भी, वो समवाय है। इतना सन्निकर्ष है, ये सबको पता होंगे, और इनका क्रम भी कोई नहीं भूला होगा, लेकिन रटे होंगे जैसे मैंने रटे हैं। तो आज समझते हैं संयोग क्या होता है। संयोग का मतलब होता है, पहला जो स्टेप हम पढ़ेंगे, तत्र यदा चक्षुषा घट विषयम ज्ञानम जन्यते तथा चक्षु इंद्रियम घटो अर्थः। बहुत तरीके से समझाया है। पट में तंतु संयोग, अभी समझते हैं। पट में तंतु का जो संयोग होता है, वो तो समवायी कारण हो जाता है तंतु पट का, ये अलग चीज है यहाँ पर। तभी तो दूसरा उदाहरण दिया है, नहीं तो वही दे देते, घट और आंख वाला दिया है ना उदाहरण, अन्यथा तंतु वाला आ जाता। अभी समझोगे आप, सुन लो पहले। तत्र यदा चक्षुषा घट विषयम ज्ञानम जन्यते तदा चक्षु इंद्रियम, ये आंख है, ये है घड़ा, ठीक है। बहुत अच्छा वाला घड़ा बन गया है, ये घड़ा है। अब ये आंख ने घड़े को देखा, आंख की जो चक्षु रूपी जो इंद्रिय है, ये संयुक्त हुई, इसका संयोग हुआ घड़े के साथ। तो यहाँ ये चक्षु तो इंद्रिय है, सबको पता है। और मैंने बताया जिसका ज्ञान करना, अर्थ सन्निकर्ष बोला ना, उस अर्थ, वो उसको हम अर्थ मानना है, जिसको जिसका ज्ञान करना है। तो जब ये अर्थ के साथ संयुक्त होती है, यानी कि इंद्रिय का अर्थ के साथ संयोग होता है, वहां पर इंद्रिय जो है, चक्षु जो है इंद्रिय हो जाती है, और घट अर्थ हो जाता है। इन दोनों का सन्निकर्ष, यानी दोनों का जुड़ना संयोग होता है। ये संयोग क्यों होता है? अयुत सिद्धि अभावात। एक शब्द कल हमने पढ़ा था, अयुत सिद्ध किसे कहते हैं। युत सिद्ध उन्हें बोलते हैं जो एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते हैं, तो उनका अस्तित्व नहीं बचता है, वो होता है अयुत सिद्ध। सिद्धि का अभाव है, आंख है और ये घड़ा है। अब ऐसा तो नहीं है आंख हमेशा इसी घड़े के साथ जुड़ी रहेगी, हट गई तो नष्ट हो जाएगा, या फिर घड़ा हट गया तो आंख नष्ट हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। अभी हमने ये, हम दूसरी साइड को नजर करके घड़े से इंद्रिय का संयोग हटा देंगे और किसी अन्य वस्तु पर संयोग हो जाएगा। तो ये संयोग है, क्योंकि कभी भी जो है ये, इसका जो सन्निकर्ष है, ये कभी भी हटाया जा सकता है, और इसमें अयुत सिद्धि का अभाव होता है। एवं
अच्छे से सुने, एक नई चीज आ रही है। मनसा अंतर इंद्रियेण यदा आत्म विषयकम ज्ञानम जन्यते अहम इति। अब ये और ये तो जो है सिंपल उदाहरण है, ठीक है। अब विशेष उदाहरण क्या है यहाँ पर, जिस प्रकार मन भी तो एक इंद्रिय है, अंतर इंद्रिय है। मन अंतर इंद्रियेण मनसा अंतर इंद्रियेण, यानी कि मन रूपी अंतर इंद्रिय के द्वारा जब आत्मा के विषय में ज्ञान होता है, कहां पर था, ज्ञानम जन्यते, तो उस समय तदा मन इंद्रिय, उस समय मन क्या हो रहा है, इंद्रिय है। मन वास्तव में इंद्रिय ही है, और आत्मा अर्थ है, यानी कि आत्मा को वो मन जान रहा है, तो वो अर्थ हो गया। अनयोः सन्निकर्षः संयोगः, इन दोनों का भी संयोग क्या है, सन्निकर्ष है। नहीं, इन दोनों का भी जो सन्निकर्ष है वो संयोग ही है। क्यों है? आत्मा और मन का जो सन्निकर्ष है वो संयोग क्यों है? कोई बता सकता है क्या? मैसेज में ही बता दो, आवाज इत्यादि एकदम क्लियर है तो बता सकते हैं। अब मैं ही कह देती हूँ, आत्मा जो है, आत्मा रूपी अर्थ, जैसे मन रूपी इंद्रिय से आत्मा रूपी अर्थ को जान रहे हैं, इसीलिए इनका दोनों हाँ, ये संयोग। आत्मा से मैं, यह आत्मा है या यह मैं हूं, ऐसा जो ज्ञान हो रहा है, ये अर्थ हो गया आत्म रूपी, और ये इंद्रिय होगी। अब इन दोनों का सन्निकर्ष भी संयोग ही है। वो क्यों है? क्योंकि वो इसलिए है, जैसे मन तो एक नंबर का चंचल इंद्रिय है एक, ठीक है। अभी हमें यह मैं हूं ऐसा, अब हमेशा मन जो है आत्मा के साथ ही जुड़ा नहीं रहता है, या मन आत्मा से नहीं जुड़ेगा तो ऐसा तो नहीं है, उनका समवाय संबंध है नहीं। मन जुड़ा रहता है आत्मा से तो हमेशा, दिन में एक बार भी जुड़ जाए तो वो फिर हट करके किसी अन्य वस्तु की तरफ जाने, अर्थ की तरफ लगता है। जैसे अभी यह मैं हूं ऐसा मैंने सोचा, थोड़ी देर में मैं सोचूंगी, मेरा मन जो है पुस्तक की साइड को चला गया, थोड़ी देर में जो है बाजार की तरफ को चला गया। तो मन हमेशा आत्मा से, मन और आत्मा का भी संयोग ही सन्निकर्ष है, ठीक है। उसका समवाय सन्निकर्ष नहीं है, क्योंकि हम मन तो घूमते ही रहता है। इसीलिए अब भविष्य में ये घट चक्षुषा संयोग के स्थान पर मन इस प्रकार है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ये तो सबने रट लिया है ना, तो ये समझने की बात है। तदा मन इंद्रिय और आत्मा अर्थ, इन दोनों का सन्निकर्ष जो है संयोग ही है। मैं इंसा पाइटा मैन हूं, ये क्या होता है भाई? चलिए, जो भी होता है, ये जो संयोग सन्निकर्ष सभी को पता चल गया होगा। घट और आंख का, चक्षु और घट का संयोग सन्निकर्ष, और मन और आत्मा का भी संयोग ही सन्निकर्ष। कदा पुनः संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय देख चुके हैं, दूसरा सन्निकर्ष आ रहा है। आपने रटा होगा, बस हो गया, मैंने भी रटा ही था आज तक। यदा चक्षुरादिना घटगत रूपादिकं गृह्यते, घटे श्याम रूपम अस्ति, तदा चक्षु इंद्रिय घट रूपम अर्थः अनयोः सन्निकर्षः सन्निकर्ष। संयुक्त का मतलब होता है, अच्छा स्पाइडरमैन मत बनो। तो जब संयुक्त और समवाय को समझते हैं, ठीक है, चैटिंग में गप वप कम मारो, समझ में नहीं आएगा फिर। वैसे तो पता होगा, लेकिन क्यों होता है ऐसा, कभी कोई पूछ ले तो फिर कारण बताने के लिए ये पढ़ना पड़ता है। संयुक्त मतलब बोला मैंने, वही संयोग जो है, जुड़ना, जुड़ाव और हट जाना जो होता है वो संयुक्त या संयोग कह सकते हैं। समवाय वो होता है जो कभी भी नहीं हट सकता है। तो यहाँ पर चक्षु और घट का तो संयोग संबंध है, सन्निकर्ष है,
और चक्षु और घट के रूप का समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष क्यों है, यही देखना है। आपको पता है घट रूप और चक्षु का जो सन्निकर्ष होता है वो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है, इतना सबको पता है। अब ये क्यों है इसकी व्याख्या करनी है। ये घट है, ठीक है, और घट में घट का रूप विद्यमान है। आय का मतलब पहले हम समझते हैं, संयुक्त हम समझ चुके हैं, जुड़ना ही संयुक्त है। तो ये इंद्रिय है, घट में घट का, इसका तो क्या यहाँ पर ये संयुक्त हुआ, ये संयुक्त पहले शब्द का हो गया। अब दूसरा, ये घट रूप घट से कभी अलग नहीं हो सकता है, घट का समवाय संबंध होता है, इसलिए चक्षु का घट रूप से जो संबंध बन रहा है वह होता है। इसमें कोई डाउट वाली बात है तो पूछ लो आप। समवाय का आपको पता है, इतना हम पढ़ चुके हैं तो जल्दी से समझ जाएंगे इस चीज को। समवाय मतलब होता है जो अलग नहीं होता है, और संयुक्त मतलब होता है जो, जब आंख और घट के रूप का सन्निकर्ष हो रहा है तो वहां पर बीच में एक तो संयुक्त वाला सन्निकर्ष हो रहा है, यानी कि आंख घट से जुड़ रही है, और घट का जो रूप है वो आंख संयुक्त घट में समवाय संबंध से निवास करता है। आंख का घट के रूप के साथ जो सन्निकर्ष हुआ वो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष हुआ। उस समय क्या हो रहा है, चक्षु इंद्रिय है जो है, इन दोनों का सन्निकर्ष संयुक्त समवाय ही होगा। चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समावयात, समावायात, चक्षु से संयुक्त, यानी कि चक्षु है, यह घट है, इससे जो संयुक्त घट का रूप है उसमें घट रूप जो है घट में समावय समवाय संबंध से रहता है, इसलिए चक्षु और घट का जो संबंध होगा वो, घट रूप का जो संबंध होगा वो संयुक्त समवाय संबंध होगा। चक्षु और घट का संयुक्त हो गया या संयोग हो गया, और घट रूप का समवाय हो गया, तो इसीलिए चक्षु और घट रूप का संयुक्त समवाय संबंध हो गया। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जानकी जी सॉरी क्यों कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहें, चलता रहता है। मैं लिखी थी तो इसीलिए मैं हंस रही, तो आप बोली है चैट सेक्शन में नोट, आप कोई नहीं, मैं तो इसलिए क्योंकि मैंने कहा कहीं आप बीच में ये ना बोलो मैम चला गया ये, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है, अन्यथा यही ध्यान देने की आवश्यकता, मैं उसी चक्कर में देख रही हूँ। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबको याद है, मैं समझने के लिए इस पे जोर दे रही हूँ ना, क्योंकि कोई हमसे पूछ सकता है। अब हमने पूरा तर्क भाषा पढ़ दी, फिर और फिर बाद में किसी ने पूछा कि भाई घट रूप और घट का संयुक्त समवाय क्यों है, जबकि घट और चक्षु का नहीं, चक्षु और घट रूप का संयुक्त समवाय क्यों है, जबकि घट और चक्षु का तो संयोग हो रहा है। तो इसीलिए जो है, जो चक्षु में घट नहीं, जो घट में घट रूप रहता है वो समवाय संबंध से रहता है, चक्षु और घट संयुक्त होते हैं और उसके बाद घट और घट रूप में समवाय संबंध है, इसलिए चक्षु और घट रूप का संयुक्त समवाय संबंध है। अब जो है आपको कठिन नहीं होगा। एवं मनसा आत्म संवेते सुखादो गृह्यमाणे अयम एव सन्निकर्षः। अब इसी प्रकार, एवं मतलब इसी प्रकार, मन से आत्म संवेते, आत्म मन से, मन इंद्रिय हो गया और आत्मा जो है अर्थ हो गया, तो इससे समवेत संबंध के द्वारा, क्योंकि जो सुख दुख इत्यादि गुण होते हैं आत्मा के वो नित्य होते हैं, तो इसलिए सुख इत्यादि आत्मा में जिस प्रकार घट में घट रूप रहता है उसी प्रकार आत्मा में सुख दुख इत्यादि रहते हैं। तो मन का जब आत्मा से संयोग होता है वो तो संयुक्त है, और आत्मा में रहता है सुख इत्यादि नित्य संबंध से, तो उनका समवाय संबंध हो गया आत्मा से। तो मन का सुख इत्यादि से जो सन्निकर्ष होगा, आत्म में, आत्म तत्व में विद्यमान नित्य रूप से रहने वाले सुख इत्यादि से जब मन का सन्निकर्ष होगा तो उसमें भी संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा।
संयुक्त समवाय सन्निकर्ष समझ में आ गया आप लोगों के? मतलब याद तो सभी को है उदाहरण, बस वही बात है समझने की। ओके, कंफ्यूजन होगा तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा, क्योंकि जब ये प्रश्न तो आप कोई मैं आप कोई भी गलत नहीं करेंगे। बता दो एक बार और। ले भैया, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त मतलब संयोग, जुड़ना, और समवाय मतलब संयुक्त वो वाला होता है जो हट जाता है, ठीक है, कभी भी हट जाता है। समवाय वो होता है जो कभी नहीं हटता है, ठीक। अब जो है घट में घट रूप ऐसे विद्यमान रहता है जो कभी नहीं हट सकता है। जब घट खत्म हो तभी, ये कहाँ पहुंच गई क्लास, जब घट खत्म होगा तभी घट का रूप भी खत्म होगा। घट और घट का समवाय घट रूप और घट का समवाय संबंध है। तो अब आंख जो है घट से संयुक्त हुई तो वहां पर संयोग हो गया। जब आंख ने घट के रूप को देखा, आंख घट से संयुक्त हुई, ये संयुक्त है। और आंख घट ने घट रूप को जब जाना तो घट रूप में घट जो है घट में घट रूप समवाय संबंध से रहता है, इसलिए आंख और घट रूप का संयुक्त समवाय संबंध हो गया। से मन जो है इंद्रिय है, जिस प्रकार आंख इंद्रिय उसी प्रकार मन आत्मा से संयुक्त हुआ तो वो संयोग था, अभी हमने संयोग वाला। और आत्मा में नित्य रूप से रहने वाले सुख इत्यादि से जब मन का साक्षात्कार होता है, सन्निकर्ष होता है, तो उस समय क्योंकि सुख इत्यादि आत्मा के साथ समवाय संबंध से रहते हैं, नित्य रहते हैं, तो मन का आत्मा के ये आत्मा के सुख आदि गुणों के साथ सन्निकर्ष संयुक्त समवाय सन्निकर्ष हो जाएगा, ठीक है। दोबारा एक बार खुद से सोचना, फिर ना आए समझ में तो पूछना। मैं 24/7 फोन में ही रहती हूँ, कुछ काम नहीं है मेरे पास। कदा पुनः संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, नहीं पहुंच रहा है तो 3 प्रकार के सन्निकर्ष हम आगे पढ़ लेंगे। एक तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, और आरती जी को क्लियर हो गया है। आगे बढ़े, तीनों प्रकार के सन्निकर्ष बता दें या छुट्टी कर दें? नहीं मैम, नहीं मैम, कुछ टाइम बाद, क्योंकि हम लोग सुबह से ही बैठे हैं। क्या करें, छोड़ दें या करें अभी आगे? कुछ टाइम का बस ब्रेक ले लीजिए मैम। ब्रेक ले लें कुछ टाइम का? थक गए हो? नहीं मैम, हम लोग सुबह से ही बैठे, 6 बजे से ही, आरती जी और मैं। ठीक है, फिर क्या दिक्कत है, बंद कर देते हैं ना, बाद में कर लेंगे इसको। 3 बचे हैं ना, 3 सन्निकर्ष, 2 नहीं दीदी, इसको सन्निकर्षों को कंटिन्यू करके खत्म ही कर दो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर आगे खिचड़ी हो जाएगा ना। खिचड़ी तो खिचड़ी ही है। इसलिए इसको चलो कंप्लीट कर दो, कोई बात नहीं, आधे घंटा और सही। बैठ जाओ जानकी। जानकी सो जाओ थोड़ी देर। तो जो ये कुल मिला के बात है, ये सबको पता होगी ये वाली बात। अब इसी चीज का विस्तार पूर्वक किया जा रहा है, लंबा चौड़ा है। हाँ, कदा पुनः संयुक्त ये संयुक्त समवाय सन्निकर्ष हो गया। आगे चलते हैं, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कब होता है? अब 3 चीजों का संयुक्त हो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं है। सन्निकर्ष 3 चीजें हैं, एक संयोग है, दूसरा समवेत और समवाय एक ही है, जो अलग नहीं हो सकते हैं, उनका संबंध समवाय अथवा समवेत संबंध कहते हैं उसको। जो समवेत संबंध से जुड़े रहते हैं उनको समवाय कहते हैं, ऐसी परिभाषा दे रखी है। तो संयुक्त तो वही संयोग हो गया, और समवेत वही जो कभी नहीं होता, वो वाला जो संबंध है, वो वाला जो जुड़ाव है, वो समवेत समवाय है, समवेत और समवाय है। अब किसका किसके साथ सन्निकर्ष हो रहा है? इसका सन्निकर्ष किसके साथ हो रहा है? घट के साथ, ठीक है। आंख घट से संयुक्त हुई, उसके बाद घट का रूप के साथ समवाय हो गया था। घट और घट रूप समवाय रूप से रहते हैं, तो वो
समवाय हो गया। उसके बाद फिर आगे घट रूपत्व, यानी कि जो घट के अंदर घट रूपत्व है वो भी समवाय होता है। इनके घट के रूपत्व को हम समाप्त नहीं कर सकते, नहीं हटा सकते हैं। घट रूपत्व भी रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर जब इसमें 3 स्टेप है। संयुक्त आंक और घट का जो है वो सर घट रूप को समवाय बोल दिया हमने, या समवेत, वही बात है। दूसरे वाले को समवेत बोल करके फिर समवाय बोल रखा है। घट में घट रूपत्व हो गया, वो समवाय या समवेत कहेंगे इसको हम, बीच का स्टेप। उसके बाद घट रूप में घट का रूपत्व एक अगला समवाय। घट रूपत्व में घट रूप में घट रूपत्व रहता है। तो ये जो है संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। तदा चक्षु इंद्रिय, उस समय चक्षु इंद्रिय उपाधि सामान्य घट रूपत्व आदि सामान्य अर्थ। इंद्रिय ने घट रूपत्व को जाना, वो सामान्य अर्थ हो गया। ये जिसको जानते हैं वो अर्थ हो जाता है। और अनयोः सन्निकर्षः संयुक्त समवेत समवाय एवं चक्षु ते घटे रूपम समवेतम तत्र रूपत्व समवेत समवायात। चक्षु से संयुक्त घट संयुक्त हो गया। उसके बाद घट से संयुक्त घट का रूप समवेत कह सकते हैं, समवाय संबंध से ही रहता है, उसको समवेत कहा गया। समवेत का मतलब भी वही होता है जो समवाय होता है, यानी कि जो अलग नहीं हो सकता। घट से घट का रूपत्व कभी अलग नहीं हो सकता, वो समवाय संबंध से रहता है। नहीं, रूप से रूपत्व कभी अलग नहीं हो सकता, तो वो समवाय हो गया। तो वही बात है, संयुक्त समवेत समवाय। संयुक्त समवाय समवाय नहीं कहा, संयुक्त समवेत समवाय कह दिया, समवेत संबंध से रहने वाला। तो शायद क्लियर हो गया होगा। पूजा का टाइम हो गया है दी, अब नहीं करेंगे 11 बजे पूजा, भाई थक जाएंगे हम, मैंने पहले ही बोला। ठीक है, हमने 3 सन्निकर्ष देख लिए हैं। संयुक्त समवाय संयोग सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत सन्निकर्ष। मैं तो पूजा जी पहले ही रहने दो कह रही थी ना, क्या नाम आरती, भूल गई। नहीं, फिर जितना ना लंबा चौड़ा पचता भी नहीं है, ये समस्या हो जाती है। एक बार लास्ट ये देख लो, जो हमने 3 पढ़ लिए हैं उनको देखते हैं। घट का आंख के साथ सन्निकर्ष संयोग, घट का घट के नहीं, आंख का चक्षु का घट के रूप के साथ, आंख का घट के रूप के साथ संयुक्त समवाय, और आंख का घट के रूपत्व के साथ संयुक्त समवेत समवाय। वो इसलिए क्योंकि घट एक आंख, उसका घट के साथ संयोग हो रहा है, इसको हम संयुक्त कहेंगे। तो है घट में समवाय संबंध से रहता है अथवा समवेत संबंध से रहता है, तो उसको समवेत बोला। और उसके बाद घट रूप में घट रूपत्व समवाय सन्निकर्ष से रहता है, समवाय संबंध से रहता है, तो वो आंख और घट रूपत्व का जो सन्निकर्ष हो गया वो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष हो गया। 2 जो है 3 आगे के, क्योंकि 6 होते हैं तो 3 आगे के हम आगे देखेंगे, बहुत लंबा हो जाता वैसे भी ये। चलिए समाप्त करें। ठीक है, आप लोग अपने चर्चा वर्चा करते रहिए, इससे आता रहेगा। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। इतने क्लियर मुझे समझ में आ गया, अब मैं भी किसी को अच्छे